जय हिंद। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आप अपने माइंड को, खुद को जितना ज़्यादा शांत हो सके उतना ज़्यादा शांत रखना है, क्योंकि शांति में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो उस ताकत को अगर बनाना चाहते हैं तो जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम ये कर देंगे, हम पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, कूद जाएंगे, फाड़ देंगे, हम 1 महीना में ऐसे पढ़ जाएंगे, वैसे पढ़ जाएंगे। चुपचाप आपको जो दिया गया है टास्क वो पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़िए, और टॉपर के फेर में बिल्कुल नहीं रहना है। 100 गो टॉपर को सुनिएगा, 100 तरह की बातें बताएगा, सिलेक्शन फिर से आप दूर हो जाइएगा। ठीक है, सही डायरेक्शन में आप मेहनत करते चलिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर चूमेगी आपके कदम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहिता। देखिएगा जैसे में क्या होता है, पदार्थ की अगर हम बात करते हैं, कौन से पदार्थ की बात की बोला गया है, यानी लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय की बात किया गया है। तो लौह चुंबकीय क्या होता है, और एक होता है अनुचुंबकीय होता है, और एक होता है क्या, प्रतिचुंबकीय होता है। ठीक है, 3 तरह के आपको, जिसमें ये सब कहने का मतलब क्या है, लौ चुंबकीय कहने का मतलब क्या है ना कि ये चुंबक जो है इसको जल्दी दम आकर्षित कर लेगा, ये लौह चुंबकीय में। ठीक है, और अनुचुंबकीय में इसको कम आकर्षित करेगा, और प्रतिचुंबकीय की अगर बात करते हैं तो प्रतिचुंबकीय में ये आकर्षित नहीं करेगा। ठीक है, एकदम दूर में हटे के रहेगा। समझ गए। तो लौह चुंबकीय की अगर बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा ये आकर्षित कर लेगा चुंबक को। जो चुंबक को आकर्षित कर लेगा तो इसको चुंबकीय सुग्राहिता की अगर बात करते हैं तो चुंबकीय सुग्राहिता जो होता है ये क्या होता है, अधिक होता है। कितना कितना से अधिक होगा, तो 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से, ऐसे हमने अधिक लिख दिया। अनुचुंबकीय की अगर बात बोलते हैं तो अनुचुंबकीय यानी मतलब कम। ठीक है, तो कम होता है, तो इसका क्या होता है, 1 से क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, अब प्रतिचुंबकीय की अगर बात करते हैं तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है, ये कम होता है। तो कम कितना से, एकदम 0 समझिए कि हो जाता है। ये समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, ये 0 होता है। प्रतिचुंबकीय चुंबकीय में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। लौ चुंबकीय में आपको चुंबक के प्रति अट्रैक्शन होगा, अनुचुंबकीय में थोड़ा सा होगा, प्रतिचुंबकीय में कुछ नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राहिता के लिए सत्य है। लौह चुंबकीय, यहाँ पे देख रहे हैं लौह चुंबकीय, तब लौह चुंबकीय में क्या हो जाएगा, कम होगा। कम तो प्रतिचुंबकीय में होता है। इसको सबसे पहले बेदर्दी से काट दीजिए। अधिक, देखिएगा अधिक, 1 से अधिक हमने बताया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि एक प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है। जैसे मैं अब बात बता रहे हैं कि एक प्रकाश है, जैसे मैं मान करके चलिए कि आपके पास में ये क्या है, ये आपके पास में ये सघन कोई कांच हमने ले लिया है। ठीक है, और यहाँ से हमने प्रकाश लेके आया, ये तो अभिलंब है, जाना चाहिए था इसको ऐसे, बट ये क्या है, सघन है, मतलब कि भीड़ भड़क का इलाका है। तो भीड़ भड़क का इलाका में प्रकाश अपनी ओर क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो अभिलंब की ओर बेचारा क्या हो गया, मुड़ गया। अब मुड़ जाता है ना, तो इसमें पता है क्या क्या बदलता है। देखिएगा, भीड़ भड़क का इलाका में जब आप जाइएगा तब क्या गाड़ी को तेज चलाइएगा, तो कहिएगा ना भैया गाड़ी तेज कैसे चलेगा। जैसे मैं इतना यहाँ पे आपको बिरल था इस तरफ में, और यहाँ पे आपको क्या है, सघन है, तब क्या आप तेज चला पाइएगा, तो कहिए कि ना भैया तेज तो बिल्कुल नहीं चला पाएंगे। तब अब यहाँ पे इसका बेग जो होगा, ये इसमें जब आएंगे तो इसका इस यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, इसका बेग जो होगा, इसका बेग, ये बेग क्या हो जाएगा, तो कहिए कि कम जाएगा। किससे कम जाएगा, इससे, बिरल वाले से कम जाएगा। फिर उसके बाद में एक बात करते हैं तो तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगा, तो कहिए कि तरंग दैर्ध्य भी कम जाएगा। ठीक है, अच्छा, तरंग दैर्ध्य मतलब समझते ना है, ये वाला तरंग दैर्ध्य यानी डेग, एकदम ठेठ में समझिए कि तरंग दैर्ध्य का मतलब डेग। ठीक है, कितना लंबा लंबा डेग मारा। अब सघन में आ जाएगा तो क्या आप डेग मार पाइएगा, तो ये कि ना दम ऐसे सट सट के निकलना पड़ेगा, कभी ऐसे कभी ऐसे। ठीक है, लेकिन आवृत्ति की अगर बात बोलते हैं, ये आवृत्ति नो चेंज, कभी नहीं बदलता है। ठीक है, ये या तो सघन में जाए या तो आपको बिरल में जाए, कभी भी नहीं बदलने वाला है ये आवृत्ति। समझ में आ गया। आवृत्ति को एक तरह से आप मान करके चलिए कि ये दिल है। ठीक है, ठीक है, ये जो धड़क रहा है, सघन में भी उतना ही धड़केगा, बिरल में भी उतना ही धड़केगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है। तो ये तो आवृत्ति में परिवर्तन आता है, पूछा क्या गया है, एक दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति में परिवर्तन आता है जी, तो नो चेंज। ऑप्शन नंबर इसको पहले तो काटिए, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, हाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बाकी हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला है, ऑप्शन पे देख लेते हैं फिर एक बार क्या बोला गया है, उसकी गति नहीं बदलती है। गति तो बदल ही जाती है, बेग देखिए तो कम गिर रहा है, तो इसको भी काट दीजिए। उसके तरंगदैर्ध्य नहीं बदलती है, नहीं कैसे बदलती, तरंगदैर्ध्य देखिए कम ही गया। चलिए समझ में आ गया। चलिए, और उसी तरह से आप अगर इसको पलट दीजिएगा, अगर सघन से बिरल में भेज दीजिएगा तब ये उल्टा हो जाएगा। समझ गए। चलिए
अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिएगा हमने क्या बताया था आपको कि एक फार्मूला आपको बताया था कि C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। ठीक है, इसको ना पता है, इसको भेजा में एकदम घुसा करके रखिए हमेशा के लिए। ठीक है, ये समझ चीज ना, अगर गलती आप कर रहे हैं ना तो समझिए कि पाप कर रहे हैं आप इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, तो किस तरह से, जैसे हम कुछ लोग रटते हैं, नहीं रटना बिल्कुल नहीं इस तरह के क्वेश्चन को। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का तुलना किया है, चर्चा किया है, तो हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को ये बोला कि दोनों को लपेट दीजिए। ठीक है, देखिएगा C/5 बराबर F माइनस 32/9 हो गया। अब सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना है, 5 डिग्री बोल रहा है फ़ारेनहाइट। C/5 बराबर 5 माइनस 32 बटा कितना हो जाएगा 9, गुना कर दीजिए। 9C बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 5 25, अब 32 25 5 10 5 15 16 160 हो गया। अब समझ में आ रहा है। अब देखिएगा इसको घटाते हैं तो 9C बराबर कितना हो जाएगा, तो ये एक घट के कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। ठीक है, 160 में से 25 घटाइएगा तो 135, ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए तो 9 का 1 9 हो जाएगा और 4 9 25 45। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी सेल्सियस बराबर -15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यानी -15 डिग्री कौन हो जाएगा, 5 तो होगा नहीं, ये प्लस में दिया है, ध्यान देखिएगा ये प्लस में दिया हुआ है। सब जानते हैं, सब आपके मेहनत पर एकदम पानी फेर के रख देगा, थोड़ा सा अगर हड़बड़ाहट करते हैं तब। ठीक है, समझ में आया ना। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और एकदम थोड़ी सी मुस्कान पर क्या होते हैं कि एकदम मर जाते हैं, तो उनका सब मेहनत पानी में चल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। बोला क्या गया है कि सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता यानी एक सापेक्ष का मतलब समझते हैं, रिलेटिव, मतलब कि तुलना की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पर चलते हैं सीधा सीधा कि वो बोला क्या गया है कि हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर एक होता है, हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर बहुत कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, देखिएगा ये हाइड्रो डी लगा हुआ है, तो हाइड्रोमीटर से पता है क्या मापेंगे, हाइड्रोमीटर से, ये हाइड्रोमीटर से जैसे ही डी आ गया डेंसिटी उसको में डाल दीजिएगा। हाइड्रोमीटर से क्या मापेंगे, अपेक्षिक घनत्व उसको मापेंगे। ठीक है, क्या अपेक्षिक घनत्व मापेंगे। अगर बात बोल दिया हाइग्रोमीटर से, ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापेंगे भैया, तो हाइग्रोमीटर से पता है अपेक्षिक आर्द्रता मापेंगे। क्या मापेंगे, अपेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिडिटी जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी मीडियम वाले। इलेक्ट्रोमीटर से तो पता है, ये क्या बताएं। पोटेंशियोमीटर से, ये पोटेंशियोमीटर देखिएगा यहाँ पे लिख दिया है क्या, हिंदी इसका कहते हैं विभव मापी। तो विभव मापी से क्या, विभव को मापिएगा, यहाँ तो कंप्लीट है। चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता बोला है तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अब देखिएगा, जैसे में एक चीज तो आप लोग पता है ना कि ये वाला VIBGYOR, देखिएगा ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे ना, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है, बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य कहने का मतलब लंबा लंबा डेग ये मारता है, लाल, इसीलिए लंबा लंबा जब डेग मार रहा है ना, तब ये ज्यादा बिखरता नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे में कोई चीज है, अब आपको लंबा लंबा डेग से मार करके निकल गया, तो धूलकन से कितना टकराएगा जी, बहुत कम टकराएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे धूलकन है तो कितना टकराएगा, बहुत कम टकराएगा। और अगर वही कोई व्यक्ति है एकदम ऐसे ऐसे चल रहा है, धूलकन एक मार के एकदम रहता हालत में मिला देगा, यानी बहुत ज्यादा टकराएगा। तो अब खुद सोच करके देखिए कि ये वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। तो कम होता है तो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसका तरंग दैर्ध्य कम है, तो उसको टकराएगा धूलकन बहुत ज्यादा ज्यादा ना, तो बहुत ज्यादा टकराएगा तो ज्यादा बिखर जाएगा। तब समझ में आया। अब इसको आप रटते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे हम आपको यूज करवा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा बिखर जाएगा, तो इसीलिए तो आप कहते हैं कि लाल रंग का यूज करो भाई। कहाँ, तो सिग्नल में, काहेला सिग्नल में लाल रंग का यूज, क्योंकि बिखरेगा नहीं और दूर से व्यक्ति को लौक जाएगा कि हाँ लाल सिग्नल दे ले है। समझ में आ गया, खतरा है, नहीं जाना है भाई, लाल लाल देख करके आप लोग नहीं जाइएगा। समझ में आ गया, तो इस तरह की बातें आपको पता करना पड़ेगा। तो बैगनी का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, सबसे कम, लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, और लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये बिखरता नहीं है। और इसीलिए तो उगते और डूबते समय, ठीक है, उगते और डूबते समय क्या, तो सूर्य उगते और डूबते समय सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई पड़ता है। क्यों लाल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि श्वेत प्रकाश की अगर हम बात करते हैं तो श्वेत प्रकाश में तो 7 रंग होते हैं, तो लाले काहे दिखाई पड़ता है भाई, सबसे पहली बात है लाले काहे दिखाई पड़ता है, इसीलिए कि इसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, बिखर नहीं रहा है। समझ में आ गया, भेजा में घुस रहा है ना, एकदम सीधा डाउनलोड मारिएगा।
अब क्या बोला गया है कि किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो किसका कम है, तो बैगनी का तो सबसे ज्यादा है, तो होगा नहीं। पीला का तो देखिए तो येलो है यहाँ पे है, तो भी नहीं होगा। नीला का तो कहाँ होगा, ये वायलेट माने क्या होता है, बैगनी, ठीक है। अब ये ब्लू है, ब्लू ऊपर में है, देख लीजिए ब्लू ऊपर में है, ये ब्लू मतलब क्या होता है, नीला होता है, तो ये भी नहीं होगा। वायलेट मतलब बैगनी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। भेजा में घुस गया ना। आगे बढ़ते हैं। आई का बोला गया है कि कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, आसान सा क्वेश्चन है, ये फुल टूस दिया जाता है, पता है कि किस लिए, कि ले 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 इतना कम से कम ई वाला तो हल्का हवा बना लो, इस तरीके से लजाने के लिए, शर्माने के लिए देता है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, तो अभी सब में क्वेश्चन में भी गलती नहीं कर देना है। कार्य का मात्रक बोलते हैं, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। और किसका मात्रक जूल होता है, तो उष्मा की अगर बात करते हैं, उष्मा का मात्रक यानी ताप का मात्रक बोलते हैं, तो ताप का मात्रक क्या होता है, तो ताप का मात्रक आपको केल्विन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का भी मात्रक आपको जूल देखने को मिलेगा, ठीक है। जूल होता है ऊर्जा का मात्रक, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं कि 1 न्यूटन बराबर कितना, 1 किलोग्राम बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर कितना न्यूटन होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ पे मिटाते हैं, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका हमने मिटा दिया। चलिए इस अगले क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो आप बताइए, सिंपल सी बात है कि ये दूरी का इकाई है, ये हल्का क्वेश्चन है। लेकिन हम बात करते हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन भी तो पूछा जा सकता है, नहीं क्यों नहीं पूछा जा सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर बात करते हैं 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है, ठीक है। ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और एक पारसेक की अगर हम बात बोलते हैं, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो इस तरीके से आप ये भी पूछा जाता है आपको एग्जाम में। हम देखिएगा, हम यहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं बताते हैं कि हम जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं हो, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ही हमको पढ़ना है, ठीक है। पीएचडी करके पारंगत नहीं बनना है, बन करके क्या कीजिएगा, ठीक है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। कंप्लीट, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके में तो ज्यादा तेज क्या बताना है, ठीक है। क्या बताया इसमें, क्या बोला गया है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेग भी वो होता है, यानी कि जिसका कहने का मतलब क्या होता है कि इसका जो वेग लगभग प्रकाश के जैसा हो, ठीक है। प्रकाश के जैसा हो मतलब प्रकाश, जितना प्रकाश का वेग है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इसका होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसको डिटेल से बता दें या नॉर्मल ही निकले, चलिए थोड़ा सा डिटेल्स ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। देखिएगा अगर वेव की बात करते हैं, ठीक है, वेव की बात बोलते हैं तो वेव 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं, अभी हमने देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक होता है यांत्रिक वेव, जिसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं, ठीक है, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। हाँ, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, चुंबकीय तरंग। और एक तरफ आपको क्या मिलेगा, यांत्रिक तरंग, ठीक है, यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग 2 तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं यांत्रिक तरंग 2 तरंग के, एक होते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग, और एक होता है क्या, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिएगा अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। अनुदैर्ध्य तरंग कहने का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। चलिए यहां तक तो कंप्लीट है। अब देखिएगा बात यहाँ पे हम बताते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य वेव क्या होता है, आइए अनुप्रस्थ वेव क्या होता है। जैसे में आपने क्या देखा होगा कि जैसे में आप गाना वगैरह सुनते हैं, तो हाँ बिल्कुल सुनते हैं, तो जो गाना वगैरह सुनते हैं यानी ध्वनि उससे निकलता है, तो ध्वनि में जानते हैं क्या होता है, इसमें ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कहने का मतलब एक बार संपीड़न एक बार विरलन, एक बार संपीड़न एक बार विरलन। तो इस संपीड़न और विरलन जानते हैं किसमें होता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग में संपीड़न हो गया और एक तरह का विरलन हो गया, ठीक है। और इसमें जो ऐसे ऐसे जो चलता ना है, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। ये जो ऐसे ऐसे चलता है, यानी ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? तो श्रृंग, ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो कहिए कि गर्त। और इसको बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो कहिए कि तरंग बोलते हैं। और ये दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? यही ना लैम्डा है, लैम्डा। तो यही चीज बना अब पहले जखनी से हम बता रहे थे, अभी आप समझ में आ गया कि मतलब डेग, समझ गए, यानी दूरी, इसका बीच की दो श्रृंगों के बीच की दूरी यानी लैम्डा, यानी डेग मारेगा। जितना ये ज्यादा होगा तो समझिए कि उतना ज्यादा फास्ट भागेगा, ठीक है। समझ गए ना इस चीज को। अब देखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यानी अभी हमने बताया कि इसका जो वेग होगा, इसका वेग यानी कितना लाइट जैसा होगा, ठीक है, लाइट यानी प्रकाश के वेग जितना होगा, प्रकाश के वेग जितना होगा, ठीक है। अब ये जो है इसका स्वभाव पता है, इसका स्वभाव की अगर बात करते हैं स्वभाव, तो इसका स्वभाव पता है किसके जैसा होता है? इसके जैसा होता है, अनुप्रस्थ के जैसा होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ के जैसा होता है, ठीक है। चलिए अब अभी अब आपसे पूछेगा कि ध्वनि कौन सा तरंग है, तो आप बता दीजिएगा ना, ऐसे ऐसे चलता है तो ध्वनि कौन सा तरंग हो गया? तो कहिए कि अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। अब वही प्रकाश पूछेगा तो प्रकाश कौन सा तरंग हो गया? देख रहे हैं, अनुप्रस्थ तरंग हो गया। इस तरह पैसे हम बांट देते हैं, भेजा में घुस रहा है ना, ठीक है। अब देखिएगा इसका जो स्वभाव होता है अनुप्रस्थ तरंग जैसा होता है। अब ये कौन कौन होता है? ईएमवी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन कौन होता है, तो याद करके रखिएगा, ठीक है। तो RMI, ठीक है, VUXY, ठीक है, ये सभी के सभी जो आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी आपको क्या मिलेंगे? ये सभी के सभी EMV मिलेंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर कोई लेना चाहते होंगे तब ले लीजिएगा। ये सभी के सभी अगर ऊपर हम जाएंगे, ऊपर जाने पर, तो ऊपर जाने पर तरंगदैर्ध्य का मान क्या होता है, ठीक है, ऊपर जाने पर तरंगदैर्ध्य क्या होता है और नीचे जाने पर तरंगदैर्ध्य इसका क्या होता है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कई बार आपको बताया है ये सब चीजें, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सभी चीजें RMI VUXY, ये सभी के सभी क्या है? ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखने को मिलेगा, समझ में आ गया। तो इसी चीज को तो यहाँ पूछा गया था। तो अब देखते हैं ये क्या बोला गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग कौन कौन है? सिर्फ 7 ही को है, ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं है, सिर्फ 7 ही को, 1 2 3 4 5 6 7। चल ये चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब क्या बोला गया है कि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो अब देखते हैं रेडियो तरंग, ये आर से रेडियो तरंग है ना जी, तो ये तो है, ये है, तो ये तो खत्म हो गया, नहीं है हमको पूछा है। ये अवरक्त अल्ट्रावायलेट, ये तो पराबैंगनी हो गया, ये हो गया इंफ्रारेड, ये अवरक्त हो गया, ठीक है। ये अब तो ये तो अवरक्त है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए ध्वनि की अगर हम बात करते हैं तो ध्वनि तो हम कहाँ देख रहे हैं, ये तो अनुदैर्ध्य तरंग में है, तो ये EM भी कहाँ से आ गया, इसीलिए हमने ये आपको चार्ट बना दिया ताकि आप चीजों को अच्छे तरीके से सोल्व कर सके, समझ गए ना। तो ये ध्वनि ही नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, तो ये तो है, ये है अल्ट्रावायलेट, समझ गए ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा। देखिए अगर ये सब PDF अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही ज्यादा बढ़ जाएगा तो हम एक चैनल बना लेंगे, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे सब जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं वो सब के सब आपको प्रोवाइड करवा दिया करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है। देखिएगा प्लांक नियतांक की अगर बात करते हैं तो E बराबर क्या होता है? तो E बराबर होता है H न्यू होता है। अब यही है प्लांक नियतांक, इसी को बोलते हैं प्लांक नियतांक, ठीक है। अब ये प्लांक नियतांक की अगर बात बोलते हैं तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि बोला गया है कांस्टेंट है, तो इसका मान कितना होता है? तो इसका मान की अगर बात करते हैं तो 6.67 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है, जूल सेकेंड। अब यही एकदम इसको रट लीजिए एकदम होठ पे, एकदम जिसको जिस तरह से उनका फोन नंबर याद है ना, एकदम शुक्ला भर में कोई पूछता है बता देते हैं, उस तरह से ये भी आपको रट जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.67 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। चलिए देखते हैं 6.63, ये तो प्लस में है भैया, ये तो सबसे पहले इसको एकदम बेदर्दी से काटिए इसको, ठीक है। ये तो -3 के लगा दिए, तो ऐसे ही काटिए, -34 है लेकिन 6.63 है। और ऑप्शन में देखते हैं तो सबसे ज्यादा नजदीक तो ये वाला है ना, 6.63 ये वाला है, ये तो 6.34 है। खत्म हो गया। आगे आगे समझ में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि क्यूरी ताप
का संबंध है। देखिएगा क्यूरी ताप की अगर बात बोलते हैं तो क्यूरी ताप है क्या, पहले इस चीज को समझिए। क्यूरी ताप पता है क्या होता है? क्यूरी ताप वह ताप है, दिल लिख देते हैं, वह ताप जिस पर क्या होता है कि अपना ये चुंबकशीलता जो होता है ना, चुंबकशीलता वो खो देता है। चुंबकशीलता क्या कर देता है? खो देता है, ठीक है, खो देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूरी ताप। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ अपना चुंबकशीलता क्या कर देता है? खो देता है, ठीक है, समझ गए? यानी चुंबक अब नहीं रह पाता है। तो किससे संबंधित होगा? चुंबकीयता से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, बस, समझ गए? आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण में, जैसे में हमने, मेरे पास में एक समतल दर्पण है, ऐसा समतल दर्पण लिया, अब हम यह भी वेग से जा रहा है तो इसमें कितना वेग से दिखाएगा? तो सिंपल क्वेश्चन है कि 2v वेग से दिखाएगा। इसके लिए ज्यादा समय देना बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां पे समय देने की बात रहेगा वहां पे हम खुद देंगे। हमको पता है कि लड़कों को कहाँ पे दिक्कत होता है, तो रटने की बिल्कुल कोशिश नहीं कीजिएगा। क्या बोला गया है कि 2 तारे क्रमशः 3.6 गुना 10 के पावर -7 मीटर तथा, फिर तो तथा के बाद फिर मीटर तरंग दैर्ध्य क्या कर रहा है? कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है इसमें क्वेश्चन छूटा हुआ है, नहीं दिया गया इसमें, ठीक है। चलिए अगले पे देखते हैं, क्योंकि देखिए खुद देखिएगा कि 2 तार है, तो 2 तार में से एगो के तो दिया, एगो के कहाँ गया? लपेट दिया ना, लपेट दिया है। चलिए देखते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? तो अनुदैर्ध्य तरंग की अगर बात करते हैं तो अभी हमने चर्चा किया अनुदैर्ध्य तरंगे, देखिए इसीलिए हमने बताया था कि चलिए देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग कौन कौन से है। देखिए यहाँ पे हमने देखा था अनुदैर्ध्य तरंगे, हमने देखा था ये वाला अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे, संपीड़न और विरलन में। हमने विद्युत चुंबकीय तरंग तो देख लिया कि कौन कौन है, RMI VU XY, एकदम रट जाइए इसको, ठीक है। अब हमको यही चीज देखना है, यहाँ पे पूछा है, ठीक है। क्या बोला गया है कि अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी है? देखिएगा थर्मल विकिरण, फिर उसके बाद में एक्सरे, ठीक है। तो एक बार लिखिए देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, RMI VUXY, ठीक है। अभी इसका नाम लिख दे क्या? चलिए इसको बोल देते हैं रेडियो वेव, ठीक है। इसको बोलते हैं माइक्रोवेव, इसको इंफ्रावेव, ठीक है, इंफ्रारेड। अब ये आपको विजुअल यानी दृश्य किरणें, ये अल्ट्रावायलेट रे, और ये एक्स रे, ठीक है, ये तो एक्स रे, और ये तो आपको गामा रे है, ये है, ठीक है। चलिए ये तो गामा रे आपको देखने को मिलेगा, समझ गए? चलिए अब पूछा क्या गया है कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है अनुदैर्ध्य तरंग? एक्स रे है, एक्स रे, देखिए तो एक्स रे है। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी है? तो एक्स रे है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पराबैंगनी किरणें, 1 मिनट, अनुदैर्ध्य तरंग पूछ रहा है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे, 1 मिनट, ये अनुदैर्ध्य तरंगे थोड़े नहीं है भैया, ये तो EM भी न है, ये EM भी न है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। हम भी कंफ्यूज कर जाते हैं, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो ये EM भी न है, तो ये एक्स रे जो क्या है, EM भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंगे समझ में आ रहा है? ध्वनि वाला बात है, ध्वनि, ठीक है। तो एक्स रे तो होगा नहीं, गलत हो गया। पराबैंगनी की अगर बात करते हैं तो देखिएगा पराबैंगनी, तो अल्ट्रावायलेट लिखे, ये तो EM भी है, ये तो अनुदैर्ध्य तरंगे तो है, ये नहीं है, ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। विकिरण की अगर बात करते हैं तो जैसे में विकिरण में क्या होता है कि जो प्रकाश जो हम लोग को आता है, धरती पे आ रहा है, तो किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से आता है, जिसमें सतह में आप क्या हो, उसको मतलब कि सतह से स्पर्श बिल्कुल ना हो, ठीक है, वो विकिरण के माध्यम से आ रहा है, उसको कोई माध्यम की आवश्यकता ना हो विकिरण में, ठीक है, उसको विकिरण से ही हम, जैसे में यहाँ से हमको आ रहा है सूर्य से प्रकाश जो हम लोग लेते हैं विकिरण के माध्यम से लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, तो सूर्य से जब प्रकाश आ रही है तो कितना लगभग उसका आपको वेग है, लगभग 3 लाख है, तो ये भी तो EM भी है, तो ये भी खत्म हो गया। अब आपके सामने एक ही ऑप्शन बच रहा है, क्या है? ये भूकंप की तरंगे। ये भूकंप की तरंगे क्या आपको है? ये अनुदैर्ध्य तरंगे है, ठीक है। ये क्या है आपको? तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे है, ये अनुदैर्ध्य तरंग, समझ में आ गया? चलिए अनुदैर्ध्य तरंगे कौन, या ध्वनि भी बोल, जैसे में हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं तो क्या अनुदैर्ध्य तरंग है कि अनुप्रस्थ तरंग है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। हम लोग जो बोल रहे हैं, बात करते हैं ना, हेलो खाना खा लिए, तो ये सब जो आप कर रहे हैं ये सब अनुदैर्ध्य तरंगे है, समझ गए? चलिए आगे क्या बोला गया है कि समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। नीलापन यानी समुद्र के कारण, समुद्र किसके कारण नीला होता है? तो किसके कारण नीला होता है? तो सिंपल बात है, इसमें ज्यादा चर्चा क्या करें। समुद्र का नीलापन, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण मतलब समझते हैं, जैसे में मान लीजिए कि ये आपके पास में कोई बूंद है, ठीक है, और व्यतिकरण का अर्थ होता है कि कहीं तीव्रता बढ़ जाना और कहीं तीव्रता घट जाना।
जैसे में आपको क्या होता है कि जो साबुन का जो बुलबुला जो होता है वो कहीं चमकता है आपको, तो क्यों चमकता है? वही तीव्रता, ये तीव्र इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कहीं कहीं बढ़ जाता है और कहीं कहीं घट जाता है, उसी कारण बस चमकता है। तो ये तो चमकने वाला बात बोला है, तो ये तो काम खत्म हो जाएगा। ये तो हमको नीलापन पूछा है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब समझते हैं छितर जाना, एकदम लेकर के छितर गया इस तरीके से, ठीक है। तो एकदम छितर, जैसे में अब यहाँ पे बैठा हुआ है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश बैठा हुआ ऐसा नहीं रहता है। अब यहाँ से प्रकाश इन्हू भाग गया, इन्हू भाग गया, इन्हू भाग गया, इन्हू भाग गया, यानी चारों तरफ में क्या हो गया, छितर करके चल गया, ठीक है। तो उस तरह छितर जाता है, तो छितर जाता है तो उसी की वजह से क्या होता है, नीलापन दिखाई पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब बाकी ध्रुवीकरण में क्या होता है कि प्रकाश एक जैसे सिद्ध में चलने लगता है। विवर्तन में क्या होता है कि जैसे में क्या होता है कि विवर्तन में ये मुड़ जाता है तिरछा, तो विवर्तन में प्रकाश क्या होता है, मुड़ जाता है। तो विवर्तन सबसे ज्यादा किस में आपको देखने को मिलेगा? तो सबसे ज्यादा आपको विवर्तन देखने को मिलता है किस में? तो आपको मिलेगा किस में? तो वो आपको मिलेगा अनुदैर्ध्य तरंग में, यानी ध्वनि में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए कि जब एक कमरे में आप बैठे हुए रहते हैं, विवर्तन का अर्थ ही समझ लीजिए कि यानी कोन के सहारे मुड़ जाना। जब एक कमरे में जब आप बैठे रहते हैं तो बगल वाला कमरा वाला आदमी जो बोल रहा है वो आपको सुनाई पड़ जाता है। क्यों सुनाई पड़ रहा है? क्योंकि वो आपका जो जो ध्वनि है ना वो मुड़ के चला आता है। लेकिन वही ये वाला विवर्तन क्या प्रकाश में होगा? जी आप ही बताइए। तो कहिए कि कैसे होगा? एक कमरा में हम लाइट जलाएंगे तो दूसरा कमरा में लाइट आ जाएगा का? तो ये कि नहीं, ये तो नहीं होगा। समझ गए ना? इसी चीज को आपको एकदम एग्जाम में इस तरीके से घुमा कर पूछ देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो पहले आंसर ले लेते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा जी? तो आंसर लेते हैं, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि प्रकाश की गति अधिकतम, प्रकाश की गति अधिकतम की बात करते हैं। तो देखिएगा प्रकाश की गति अधिकतम क्या कहाँ होती है, लेकिन यहाँ सब क्या दे दिया है, क्या दिया है? तारपीन का तेल, ये अच्छा आप फार्मूला एक जानते हैं कि म्यू बराबर क्या होता है, सी बटा भी। ये सी क्या है? तो कहिए कि प्रकाश का वेग है। अभी ये हाँ, अब ये क्या है? ये म्यू क्या है? ये अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक का जब जब भी ना समझ में आया था ठेठ में समझिए कि गाढ़ापन। अब इस तरीके से ध्यान में रखिए कि गाढ़ापन की बात कर रहा है, ठीक है, यानी सघनता की बात कर रहा है। समझ गए? तो जैसे जैसे हम अगर वेग बढ़ाएंगे, वेग बढ़ेगा तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, घट जाएगा। अब फार्मूला पे तो देख रहे हैं म्यू बराबर क्या होता है, तो सी बटा भी, म्यू अपवर्तनांक है। अगर वेग बढ़ेगा, ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। अब अगर अपवर्तनांक बढ़ाएंगे तो वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो वह पूछा कि आगे प्रकाश की गति अधिकतम किस में होगी, तो प्रकाश का वेग बढ़ाना है तो यानी हमको म्यू क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम करते हैं, चलिए कम करवाते हैं। देखिए कम करवाते हैं, कैसे कम करवाते हैं। सो टारपीन की अगर बात करते हैं तो इसका होता है म्यू का, देखिए इसम को रटना बिल्कुल नहीं, लगभग में याद रखिए, लगभग 1.47 के आसपास में इसका होता है। चलिए 1.5 आप लेकर के चलिए ना, ठीक है। ग्लास की अगर बात करते हैं तो इसका भी 1.52 या 1.5 लगभग 1.5 लेकर के चलिए आप, ठीक है। नायलॉन की बात करते हैं तो 1.53 के आसपास में ये भी रहता है, यानी 1.5 के आसपास में ये भी रहता है, ठीक है। लेकिन पानी की अगर बात करते हैं तो 1.33 इसका अपवर्तनांक रहता है, ठीक है, यानी पानी का अपवर्तनांक कितना है, 1.33, ठीक है। अब खुद आप देखिए कि यानी अपवर्तनांक सब में किसका कम है, सॉरी, अपवर्तनांक सब में किसका कम है, तो ये कि पानी का कम है। तो जिसका अपवर्तनांक कम उसका वेग ज्यादा, तो किस में बढ़ेगा, पानी में, भेजा में घुस रहा है। चलिए आगे, किसी बाबू के खाने खिलाने में व्यस्त है। आगे क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक अलार्म में मुख्य रूप से किस सेल का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक अलार्म समझ रहे हैं, जो अलार्म बजता है वो बोला टिन टिन, उठ जाइए भाई। अब देखिएगा हम बात करते हैं ये डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, वोल्टाइक सेल और एक ड्राई सेल। देखिएगा सेल की अगर बात करते हैं तो सेल दो तरह के होते हैं। सेल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है क्या आपको, द्वितीयक सेल, ठीक है। द्वितीयक सेल, प्राथमिक सेल पता है क्या होता है, प्राथमिक सेल आपको एक बार जब आपको इसको क्या, जैसे में देखिएगा प्राथमिक सेल को आपको क्या कर सकते हैं, एक बार यूज किए ना, यूज, तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं करेंगे। लेकिन द्वितीयक सेल जो है ना आपको दोबारा क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा यूज कर सकते हैं। इसीलिए इस द्वितीय सेल को रिचार्जेबल सेल भी बोलते हैं, ठीक है। द्वितीय सेल को दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं। तो प्राथमिक सेल में आता कौन कौन है, ठीक है। तो प्राथमिक सेल की अगर बात बोलते हैं तो एक तरफ है वोल्टीय सेल,
एक होता है बोल्टीय सेल, पूछता है ठीक है ना एक एग्जाम में कि कौन प्राथमिक सेल है द्वितीय सेल है, तो ज्यादा आपको क्वेश्चन आपको प्राथमिक सेल से ही देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत कम, ना के बराबर हमने बहुत कम देखा है आज तक क्वेश्चन, प्राथमिक सेल से काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक होता है बोल्टीय सेल, एक होता है डेनियल सेल, और एक होता है क्या लेकलांसे सेल। ठीक है, लेकलांसे सेल, और एक होता है आपके पास में शुष्क सेल। ठीक है, शुष्क सेल। तो देखिएगा इस चीज को पहले अब हम ऐसा इसलिए बता दे रहे हैं ना ताकि आपको एग्जाम में और भी तरीके से या कहीं वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो रटते हैं, नहीं नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कितना रटिएगा भैया, ज्यादा दूर कितना, अरे बैसाखी के सहारे रेस जीते जाते हैं का। ठीक है, रेंगा जाता है वहां वहां तक रेस कैसे दे सकते हैं। चलिए अब इतना तक हम रखते हैं, आगे हम बात करते हैं, इसको अभी बताते हैं। ठीक है, देखिएगा अगर विद्युत अपघट्ट के रूप की अगर बात किया जाए तो विद्युत अपघट्ट के रूप में इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, अपघट्ट के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो बोल्टियर सेल में अगर बात करते हैं तो इसमें H2SO4 का इस्तेमाल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डेनियल सेल की बात करते हैं तो CuSO4 इसमें यानी कॉपर सल्फाइड का इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। लेकलांसे सेल की अगर बात बोलते हैं तो लेकलांसे सेल की बात बोलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शुष्क सेल की अगर बात करते हैं तो शुष्क सेल में पता है क्या होता है कि जैसे में इसमें नाम में है शुष्क सेल, आपको ध्यान में हम दिवाते हैं कभी, जैसे में आप बचपना में जैसे निप्पो बैटी देखे होंगे तो बचपना में तो फोड़े किए होंगे, हर कोई फोड़ा होगा, तब उसमें एक जो होता है ये काला रंग का एक क्या होता है जो कार्बन होता है। ठीक है सॉरी, ये काला रंग का जो होता है कार्बन होता है, और जो बाहर बाहर जो चूर्ण लपेटा रहता है वो क्या होता है, ये अमोनियम क्लोराइड रहता है, अमोनियम क्लोराइड रहता है, कार्बन रहता है, ये सब का क्या रहता है, मिश्रण रहता है, और फिर उसके बीच में क्या आता है, एक कार्बन का छड़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड हो गया, फिर उसके बाद कार्बन हो गया, और कुछ जो चीज रहता है उसको क्या करता है, मिक्सर किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज का मिक्सर है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हमने लिख दिया, फिर उसके बाद में कार्बन लिख देते हैं यहाँ पे, ये सब का क्या होता है, यहाँ पे मिश्रण होता है। ठीक है, तो ये तो अब देखिए अमोनियम क्लोराइड, फिर उसके बाद में कार्बन का मिश्रण रहता है। अब अगर बात करते हैं कि इसमें किसमें, तो इसमें एनोड के रूप में क्या काम करता है, कैथोड के रूप में क्या काम करता है, बहुत लड़कन भूलते हैं, नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है। एनोड, ठीक है, एनोड, और फिर उसके बाद में कैथोड। ठीक है, कैथोड एनोड में जैसे में देखिए हम याद करवाने की कोशिश करते हैं। बोल्टियर सेल की बोल्डियम हमने लिख दिया है ना जी, बोल्टियर सेल होता है। ठीक है, क्या कीजिएगा जैसे में क्या होता है ना कि बोलना भी रहता है ना और फिर उसके बाद में लिखना भी रहता है, तो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या लिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि बोलने पे भी तो ध्यान रहता है ना। बोल्टियर सेल, ठीक है, बोल्टियर सेल की अगर हम बात करते हैं तो बोल्टियर सेल में क्या है, डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल। ठीक है, बोल्टियर सेल जिसमें बोल्टियर सेल आप बोस से याद रखिएगा, बोस एकदम ताज पहनाने के लिए एकदम तैयार थे भारत को, ताज। ठीक है, ताज याद आ रहा है, ताज। ठीक है, ये कॉपर यानी ये त से तांबा, कॉपर, कॉपर एनोड के रूप में काम करेगा, एनोड यानी पॉजिटिव, कैथोड यानी नेगेटिव। ठीक है, अब ये जिंक जो होगा, ये जिंक क्या है, कैथोड के रूप में काम करेगा। तो इस तरह से पूछा जाता है कि बोल्टियर सेल में कैथोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किस छड़ का, तो जिंक का। अब इससे पूछा जाएगा बोल्टियर सेल में एनोड के रूप में किसका, तो कॉपर का। ठीक है, अब इसका अगर बात करते हैं ये किसका, तो ये डेनियल सेल का, तो डेनियल सेल में भी किसका प्रयोग करते हैं, तो इसका भी नोड के रूप में किसका, कॉपर का प्रयोग करेंगे। लेक्लांसे सेल में पता है किसका प्रयोग करते हैं, लेक्लांसे सेल में कार्बन के छड़ का प्रयोग करते हैं। और शुष्क सेल में तो अभी बताए कि ये कि जो चारों तरफ जो रहता है और बीच में खड़े रहता है वो कार्बन का छड़ रहता है, तो ये कार्बन हो गया। समझ में आ गया ना, इस तरीके से आप याद कीजिएगा, रटने के बिल्कुल जैसे में क्या होता है ना कि प्रायोगिक चीज आप अपने लेकर के चलिएगा ना तो आपको याद रहेगा जो डेली लाइफ में जो होता है। फिर इसके बाद में बाकी सब में क्या आपको काम कर रहा है, यहाँ पे आपको सब के सब में कैथोड आपको क्या करेगा, जिंक जो है कैथोड का काम करेगा। समझ गए, चलिए अब लेकिन हमें पूछा क्या गया है, लेक्लांसे सेल क्या होता है। अब देखिएगा इस तरफ भी लिख देते हैं, EMV इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना कितना होता है वो सबका हम यहाँ पे लिख देते हैं। देखिएगा सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इस सब दोबारा आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
देखिएगा ईएमबी की अगर बात करते हैं तो वोल्टीज सेल का ईएमबी कितना होता है, तो 1.08 होता है, ठीक है। डेनियल सेल का भी 1.08 होता है, ठीक है। लेक्लांसे सेल की अगर हम बात करते हैं तो लेक्लांसे सेल का होता है 1.5 होता है, ठीक है। और ये शुष्क सेल का 1.5 आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज आपको बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, समझ गए। चलिए, और हाँ, अब हम बताना क्या चाहते हैं, अभी और बताना क्या है, इसमें शुष्क सेल वाला आपको समझ गए, यानी टॉर्च में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च के बैटरी वगैरह इसमें जिसमें आप होता है, अब तो नहीं होता है, अब तो खैर लोग काफी ज्यादा बदल गए हैं। लेक्लांसे सेल में पता है क्या, जैसे में इसको धारा रुक रुक के चाहिए, लेक्लांसे सेल में लेक्लांसे सेल कहाँ प्रयोग किया जाता है, जिसको धारा रुक रुक के चाहिए, जिसमें अलार्म लगाना है, जिसमें जो वो वाला अलार्म होता ना, टुन टुन घर पे है, तो वो वाला अलार्म है, यानी सब घड़ी तो बजना नहीं है, यानी जब तब तो उस तरह की बात है। फिर उसके बाद में आपको यानी उसी तरह के, फिर उसका टेलीविजन है, उस तरह में यानी रुक रुक के जहां पे आपको धारा चाहिए वहां पे कौन सा सेल का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं रुक रुक के, ठीक है, रुक रुक के, रुक रुक के। तो अब उस वहां पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे लेक्लांसे सेल का प्रयोग करेंगे। तो अब पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक अलार्म, तो अलार्म सब घड़ी बजते रहता है, नहीं, रुक रुक को उसको इस्तेमाल करना होता है, तो कौन सा हो जाएगा, लेक्लांसे सेल। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन पूछा हमने, देखिए यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन आपको दिमाग में छप गया होगा, समझ गए, ठीक है, तुम छापते रहिए, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर स्क्रीनशॉट को लेना चाहते हैं तब ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या बोला गया कि कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है। अब देखिएगा भौतिक परिवर्तन की बात किया जा रहा है, भौतिक परिवर्तन समझते हैं तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट तो लिए होंगे आप लोग। अब चलिए भौतिक सेल की अगर बात करते हैं तो देखिएगा भौतिक सेल क्या होता है, और एक होता है सॉरी भौतिक सेल हम बोल रहे हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। दोनों में फर्क क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना कि जैसे में एक बार बदल गया है तो उसको अगर हम फिर से दोबारा उस रूप में लाना चाहेंगे ना तो ला सकते हैं, ठीक है। जैसे में हमने क्या किया कि हमने जैसे में पानी को चीनी में घोल दिया, ठीक है, चीनी में घोल दिया, चीनी को पानी में घोल दिया, फिर उसको हम चीनी बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं भैया, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, जैसे में आपके पास में आटा था, आटा को साना, फिर उसके बाद में रोटी बना दिया, अब फिर उसके बाद आप उसको आटा बनाना चाहिएगा तब बना पाइएगा, तो कहेगी ना, एकदम ना। तो वो जो हुआ ना वो आपको रासायनिक परिवर्तन हो गया, समझ में आ गया। चलिए, तो इसका आंसर तो हो गया। अब हम चलते हैं, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है। देखिएगा भौतिक परिवर्तन दिखवाते हैं, स्प्रिंग को खींचना। देखिएगा स्प्रिंग ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग को ऐसे खींच करके ऐसे 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 करके यहाँ कर दिए, और फिर छोड़ेंगे तो फिर ये इसमें हो जाएगा, ठीक है, वही वहीं पे जाएगा, एकदम थेथर रहता है इस आदमी, स्प्रिंग एकदम थेथर आदमी के जैसा रहता है। थेथर आदमी को इतना कुछ बोल दीजिएगा ना तो नहीं करेगा, एकदम वही थेथर, यही स्प्रिंग है। आटे से रोटी बनाना, अभी हमने बताया कि आटे से रोटी बना दिए, फिर उसके बाद आटा बनाना चाहेंगे तो भौतिक परिवर्तन हो गया जी, सॉरी रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन ये हो गया ना, तो इसको रासायनिक कहते हैं। लोहे में जंग लगना, अब फिर उस तरह फिर ला सकते हैं, नहीं, ये सब रासायनिक परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन हो गया। आपके सामने आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्या बोला गया है कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है। देखिए जैसे में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास में ये क्या है, पानी है, ठीक है। अब ये कोई टब है, इसमें क्या रखे, पानी रखे। अब क्या जानते हैं, दाब बराबर क्या होता है, कहिए कि बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो कहे ठीक है, यानी क्षेत्रफल जब बढ़ाएंगे तो दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब मान लीजिए कि सुई को इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि गिरा रहे हैं, देखिएगा चीजों को समझिएगा, रटना नहीं है। सुई को हम इस तरीके से गिरा, यानी लंबवत गिरा रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, कम जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो गया, कम गया ना जी, लंबवत गिरा रहे हैं तो क्षेत्रफल कम गया, तो दाब क्या हो गया, बढ़ जाएगा ना। क्षेत्रफल कमेगा तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसीलिए घट चुना डूब जाता है। अगर सुई को इस तरीके से हम अगर रख दे, ठीक है, इस तरीके से रख दे तो ये नहीं डूबेगा। क्यों नहीं डूबेगा, देखिए रीजन बताते हैं कि इसको क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ा दिए, क्षेत्रफल बढ़ गया ना जी, देख रहे हैं क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो देखिएगा इसका लंबाई कुछ ना कुछ तो है, चौड़ाई इतना, देखिएगा इतना है, ठीक है, तो क्षेत्रफल तो बढ़ गया। अब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब क्या हो जाएगा भैया, घट जाएगा, यानी नीचे जो अब ये जल पर नीचे जो दबाव लगा रहा था वो अब क्या हो गया, कम हो गया। इतना कम हो गया कि जो जल द्वारा भी जो कुछ ना कुछ तो दबाव लगाया जाता है ना, है जिसको थुलावन बल के रूप में आप जानते हैं, तो इतना कम हो गया ना कि जल के द्वारा जो दबाव लगाया जा रहा है उससे भी कम हो गया। इसीलिए क्या होता है कि क्या होता है, ये जो सुई है वो छतला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका कौन सा हो जाएगा,
तो ऑप्शन नंबर देखते हैं सतही तनाव के कारण। आगे देखते हैं पानी की अपेक्षा कम द्रव्यमान के कारण। पानी की अपेक्षा कम द्रव्यमान के कारण नहीं, कोशिका के कारण, केशिका के कारण नहीं, केशिका इसमें कहां से, सुई के हल्के वजन के कारण। तो बेस्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सतही तनाव के कारण, ठीक है, क्योंकि इसका सतही तनाव कम लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे से आपको ऊपर से, सॉरी हाँ, ये सतही तनाव क्या हो रहा है, इसका कम हो जा रहा है, और नीचे वाला जो ये किसका जो तनाव है, ये जल वाला, वो आधा है, इसीलिए इसको क्या करके रखे हुए, ऊपर टांग के रखे हुए, नीचे नहीं जाने दे रहा है। समझ में आ गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है कि मोटर कारों में हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है। मोटर कार जो आप देखें तो मोटर कार में हेडलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। इसमें अपने पास में ये मोटर है तो ये हेडलाइट यानी आगे वाला में किसका प्रयोग करते हैं, तो अब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका, तो अवतल दर्पण का। और अगर साइड मिरर की अगर बात बोल दे, साइड मिरर तो सबको पता है, ये सब हल्का क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो मोटर कारों में हेडलाइट में किसका, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर में बताइएगा कौन सा, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगले को, इसमें हल्का क्वेश्चन इसलिए दे दिया जाता है खुश करने के लिए। अब यही से मन हल्कावन क्वेश्चन लाइक बना करके पूरा कलरवा वगैरह टाइट करके पारून खा करके निकलते हैं एग्जाम से बाहर ही होकर के, एकदम हम तो एकदम इतना में इतना रंग के आया है। तो इसमें हल्कावा क्वेश्चन में उनको पता होना चाहिए कि सब बना करके आया है, और जो भरीका क्वेश्चन में होता ना है वही से रिजल्ट होता है, जो हल्का तो थोड़ा सा टफ वगैरह रहता है। जिसमें अब ये सब क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया है इसके तुलना में, तो यही सब क्वेश्चन में बना करके एकदम थमेबे नहीं करेगा। तो इस तरीके से समझ रहे हैं ना। चलिए आगे क्या बोला गया है कि जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। देखिएगा जिसमें टाइम भी ज्यादा हो रहा है, जिसमें वीडियो लंबा होता जा रहा है, फिर भी हम क्या करें, चलिए बता देते हैं। एक होता है क्या, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। दूरदृष्टि दोष एक होता है क्या, निकट दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष देखिएगा, दूरदृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को हो गया ना, किसी भी व्यक्ति को हो जाता ना है, इसको उपचार कर लेते हैं, यहाँ पे उपचार भी कर पाएंगे ना। दूरदृष्टि दोष की अगर बात करते हैं तो कोई व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया है तो यानी दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है ना, दूर की वस्तु में साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष में, ठीक है, लेकिन निकट की वस्तु उसको लपटा जाएगा, निकट की वस्तु को दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है, यानी जोन सा दोष है उसको वहां दिखाई देगा। समझ गए। चलिए अगर हम बात करते हैं ये जरा दृष्टि दोष की अगर बात करते हैं तो जरा दृष्टि दोष में निकट वाला भी खत्म और दूर वाला भी खत्म, यानी निकट भी खत्म और दूर भी खत्म। इसको उल्टा हमने बना दिया है, ठीक है, सही तो है, मतलब कि हम उपचार वगैरह कैसे करवाएंगे, इसको इस तरीके से करवाते हैं ताकि हम लिख देंगे ना। चलिए देखिएगा इस तरफ से हमने करवाते हैं, नीचे नीचे लिखते हैं। एक तरफ में लिखा क्या, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष करवाया, फिर उसके बाद में निकट दृष्टि दोष करवाया, फिर उसके बाद में जरा दृष्टि दोष करवाया, ठीक है। चलिए अब लिख देंगे बढ़िया से। चलिए इसको यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। अब देखिएगा अगर बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति का दूर दृष्टि दोष हो गया है तो दूर दृष्टि दोष हो गया तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट वाला क्या हो जाएगा, निकट वाला उसको खत्म हो जाएगा, ठीक है, निकट वाला उसको क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अगर निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो गया है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हो गया है तो निकट वाला तो साफ साफ, एक मिनट रुकिए, दूर दृष्टि दोष किसी को हो गया है तो दूर वाला साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन निकट वाला साफ साफ दिखाई नहीं देगा। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो निकट वाला क्या हो जाएगा, साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है, निकट वाला दृष्टि दोष हो गया तो निकट वाला साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर वाला साफ साफ दिखाई नहीं देगा। और जिसको जरा दृष्टि दोष हो गया है ना, जरा दृष्टि दोष, ये जानते कब होता है, बुढ़ापा इस समय होता है। ये निकटों भी लपटा जाता है, इहू भी लपटा जाता है, दोनों को दोनों चल जाता है। तो जब दोनों को दोनों चल जाएगा तो द्विफोक्सी लेंस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया, द्विफोक्सी लेंस का, जैसे मैं बूढ़ा वगैरह आदमी के देखे ना, दोनों को दोनों चल जाता है, और एकदम जो चश्मा उनको देखिएगा ना तो एकदम नकिया पर एगो लगा के रखते हैं, ठीक है, तो काहे के लिए, ताकि उनको निकट और दूर दोनों देखने के लिए रहता है। समझ में आ रहा है ना। तो उसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो द्विफोक्सी लेंस का, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों उसमें इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। अब देखते हैं, अब इसमें किसका उपचार करवाना है, दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में यानी इसमें कम अक्षर का प्रयोग किया गया है तो कम अक्षर के लिए उत्तल लेंस, ठीक है। अगर ज्यादा अक्षर आ जाएगा, ठीक है, निकट में देखिएगा तो ज्यादा अक्षर है दूर की तुलना में, दूर में 2 गुना है, निकट में ज्यादा है, तो इसमें अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है। तो जरा दृष्टि दोष के उपचार में किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, दर्पण ही नहीं होगा जी, लेंस होगा। समझ गए, लेंस होगा, दर्पण कहां से आ जाएगा, ठीक है।
ये दर्पण नहीं होगा, लेंस होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे बढ़ते हैं। क्या बोला गया, चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। देखिएगा चिमनी जैसे में, अब जैसे में भट्टी पे कभी गए हैं, अरे वो वाला भट्टी जो, वो वाला कौन वाला भट्टी, ईंटा वाला। अब क्या होता है ना कि भट्टी से क्या होता है कि ऐसे धुआं निकलते रहता है। तो धुआं क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी जो वायु थे वो सब वायु क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अब गर्म होने के बाद में जैसे ही वायु गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद में वो ठंडा हो जाता है। अब ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होकर के जब कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ऊपर कैसे जाता है, ऊपर कैसे जाता है, संवहन के द्वारा। जैसे में चालन जो होता है ना, देखिएगा चालन, चालन किसमें होता है, ये ठोस में आपको देखने को मिलेगा। जैसे में कैसे होगा ठोस में, जो हम बताते हैं। जैसे में ठोस में, जैसे में आपके पास में ये लोहा है, तो लोहा में अब जैसे में हमने पास, मान लीजिए कि यहाँ पे हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आग दे रहे हैं, तो ये चालन के माध्यम से पूरा गर्म हो जाएगा। ये चालन के माध्यम से पूरा गर्म हो जाएगा, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है ना, जो कण जो है ना उसका स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसफर। ठीक है, स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे में अब ये वाला कण इससे सटेगा, ये वाला कण इससे सटेगा, ये वाला कण इससे 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 सट सट के पूरा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन ये संवहन में क्या होता है ना, संवहन में ये स्थानांतरण हो जाता है, भाग जाता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि हल्का था, उठ करके भाग गया। संवहन जैसे में अब हम मेरे पास में, इसमें अभी अभी अब आपको हम समझाते हैं, बहुत अच्छा तरीके से हम समझाते हैं। भोज में कभी गए हैं, तो हाँ बिल्कुल गए होंगे। तो देखो बड़का वो कड़ाहा लगा हुआ रहता है एकदम, यहाँ पे एकदम आपको, यहाँ पे ये कड़ाहा है। अब यहाँ पे ये जो कुर्सी लगा हुआ है, अब ये व्यक्ति जो है एकदम ऐसे करके क्या हुआ है, एकदम पूरी छान रहा है। ठीक है, अब देखिएगा इस चीज को समझते हैं। ये कुर्सी है, अब ये बेचारा ये बैठा हुआ है एकदम बढ़िया से पालथी वगैरह मार के। अब ठीक है, अब ये गैस है। ठीक है, अब जैसे में क्या होता है, अब इसमें बड़ा बड़ा एकदम सब्जी है, तो सब्जी हम मान करके चलते हैं, बड़ा बड़ा सब्जी यहाँ पे है। अब देखिएगा बड़ा बड़ा जब सब्जी है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ से जब हम गैस में से तो लौ निकल रहा है। जब लौ निकल रहा है तो कड़ाही जो गर्म हो रही है, कड़ाही देखिएगा, कड़ाही जो गर्म हो रहा है, तो कड़ाही गर्म कौन सी विधि से हो रहा है, तो कहेगी चालन विधि से। समझ में आ गया। लेकिन अगर यही कड़ाही में सब्जी रखा हुआ है, ठीक है, पानी वगैरह भी है, तो पानी भी तो गर्म हो रहा है, सब्जी भी तो गर्म हो रहा है ना। तो जो पानी जो गर्म हो रहा है ना, ये पानी गर्म किससे हो रहा है, तो ये आपको संवहन से, समझ में आ रहा है, ये किससे, संवहन से। और जो यहाँ पे बैठ के कोई दूसरा व्यक्ति आग ताप रहा है, तो ये विकिरण हो जाएगा। समझ में आ गया। तो चलिए इसी यही चीज को तो समझना था। तो चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है, तो अभी हमने बताया किस सिद्धांत से बाहर निकलेगा, तो संवहन से। क्योंकि उसमें आपको क्या स्थानांतरण हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, कण का स्थानांतरण हो जाता है सीधा। समझ गए। ये बाष्पीकरण तो खैर दूसरा चीज है, समझ ही रहे हैं। आगे क्या बोला गया है कि एक्स किरण एक उदाहरण है। एक्स किरण तो अभी हमने बताया था RMI VU XY, तो क्या एक्स किरण एक उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो ऑप्शन नंबर 1, इस पे ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं देना है। अनुप्रस्थ तरंग क्या है, तो कहेगी अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश है। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है, जो हम लोग बोलते हैं वो ध्वनि है। ये सब क्या है, तो ये सब आपको अनुदैर्ध्य तरंग देखने को मिलेगा। आगे क्या बोला गया है कि किस तरंग का प्रयोग रक्त विहीन सर्जिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। वैसे में सर्जिकल ऑपरेशन की अगर बात करते हैं, यानी रक्त विहीन है, यानी बिना रक्त के, तो जानते हैं बिना रक्त के यानी चीड़ फाड़ नहीं करवाना है। तो चीड़ फाड़ नहीं करवाना है, तो उसके लिए जैसे कैंसर का इलाज होता है, तो गामा रे का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो गामा रे का इस्तेमाल किया जाता है। तो गामा रे का इस्तेमाल जब किया जाता है, तो उसमें भी तो आपको चिकित्सा में उपयोग ही किया जा रहा है। लेकिन हम ऑप्शन पे चलते हैं, क्या बोला गया है, अनुप्रस्थ तरंग, इसको रहने देते हैं। फिर उसके बाद में इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक पता है किसको बोलते हैं, यानी इसको अवस्रव तरंग को बोलते हैं, अवस्रव तरंग। अब अवस्रव तरंग क्या होता है, अवस्रव तरंग जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से क्या होती है, कम होती है, उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। तो इसका तो इस्तेमाल होगा नहीं, इसको ऐसे ही लपेट दीजिए। श्रव तरंग, श्रव तरंग यानी जिसको हम सुनते हैं, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक में क्या होती है, इसकी आवृत्ति होती है। तो ये भी तो होगा नहीं। समझ गए। अब सुपरसोनिक जानते हैं क्या होता है, सुपरसोनिक जैसे में ध्वनि का वेग जो होता है ना, ध्वनि के वेग से, वेग के कितना गुना, 5 गुना जब होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक। ठीक है, समझ में आ गया। एक होता है सबसोनिक, एक होता है सोनिक, और एक होता है सुपरसोनिक।
ठीक है, समझ में आया इस तरीके से। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपके सामने ऑप्शन यही एक बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपके सामने अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, जैसे में आप इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू बता सकते हैं कि जैसे में क्या होता है कि जैसे में आप अल्ट्रासाउंड करवाने वगैरह जा रहे हैं तो वो भी चिकित्सा में उपयोग हो जा रहा है, या जरूरी नहीं है कि यही हो सकता है, लेकिन अब ऑप्शन के हिसाब से हमको मारना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि यही हो सकता है। जैसे में अब तो पूर्ण आर्थिक प्रवर्तन का भी तो प्रयोग होता है, जैसे इंडोस्कोपी की अगर बात करते हैं, इंडोस्कोपी की अगर बात करते हैं तो ये तो पूर्ण आर्थिक प्रवर्तन पर ये काम करता है। तो समझ रहे हैं ना ये कहाँ पे क्वेश्चन को फंस जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ये ज्यादा आप गहन अध्ययन कीजिएगा तब आप बना पाइएगा, और ऑप्शन के हिसाब से लेकर के चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से मेरा आंसर ये बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, क्या बोला गया कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर, सोलर कुकर मतलब समझ रहे हैं, सोलर कुकर या में सौर भट्टी की बात किया जा रहा है। तो सौर भट्टी में यानी कितना अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे ना, क्योंकि अवतल दर्पण की अगर प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणें को एक जगह क्या कर देती है, इकट्ठा कर देती है, एक तरह इकट्ठा कर देती है। और यहाँ पे आप जैसे में क्या हो गया, कढ़ाई वगैरह रख करके और यहाँ पे छाता वगैरह आप लगा करके एकदम जो पूरी वगैरह छानना है या पापड़ वगैरह छानना है आप छान लीजिएगा। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये किरणों को फैला देती है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, इसीलिए तो अब इसको अवतल दर्पण को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी, अभिसारी, क्योंकि सभी के सभी किरणों को क्या कर लेता है, एक जगह एकत्रित कर दे रहा है, ऐसे आ रहा है, एक जगह एकत्रित कर दे रहा है, समझ ये क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं किसमें, तो पूरी वगैरह छानना यानी सौर भट्टी में, समझ गए। यदि और बचपन में आप चश्मा से कागज जलाने वाला काम किए होंगे ना, बस वही वाला बात तो आ रहा है, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या बोला गया है कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग करते हैं, अभी हमने चर्चा किया था अभी कुछ देर पहले ही। ठीक है, तो कौन सा सेल हो जाएगा, शुष्क सेल। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा सब हमने बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला गया है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य, तो अभी हमने चर्चा किया है, क्या क्या चर्चा किया है, वी आई बी जी वाई ओ आर, चर्चा किया है ना। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, वैल्यूट सबसे कम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग किया जाए, स्त्री मतलब लड़की नहीं समझना है। ठीक है, ये स्त्री कहने का मतलब वो आयरन प्रेसवा मारते हैं नहीं, वो वाला की बात किया जा रहा है। कई लोगों को दिमाग में सिर्फ हुई चबे करता है। ठीक है, तो नहीं नहीं वहां पे नहीं जाना, तैयारी को फिर सब जैसे क्या होता ना है कि सब आपका जो तपस्या हो जाएगा भंग हो जाएगा। ठीक है, तो भंग नहीं करवाना। विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री में उपयोग करवाते हैं, इसमें क्या किया जाता है, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। ये नाइक्रोम क्या किसका किसका मिश्रण होता है, निकेल और क्रोमियम का क्या होता है, मिश्रण होता है। निकेल प्लस किसका, तो क्रोमियम का ये मिश्रण होता है। ठीक है, ये निकेल लगभग 80% ये प्लस 20% के आसपास में ये रहता है। ये भी पूछा जाता है कि नाइक्रोम किसका किसका मिश्रण है, तो निकेल और क्रोमियम का। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं निकेल और किसका, तो आपको क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको 2। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है कि यानी एसी को वो एसीए में बदलता है, लेकिन उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता में बदलने के लिए ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी एसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट में। तो ये तो आंसर हो जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, इसमें को तो कुछ बताना नहीं है। क्या बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण का मान, तो गुरुत्वाकर्षण का मान यानी छोटा जी का मान पूछा गया है। तो जी बराबर हम लोग जानते हैं कि जीएम बटा क्या होता है, आर स्क्वायर। तो 9 पॉइंट क्या होता है, 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कहाँ पे है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 पे ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जहां पे क्वेश्चन टाइम देने की बात रहता है वहां पे हम खुद टाइम देते हैं। क्या बोला गया है कि गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि यह गर्म सूप यानी गर्म वही वाला, चलिए आप चाय मान कर चलिए, सूप जिसमें समझ रहे हैं ना, सूप सूप उसको बोलते हैं, शरबत को बोलते हैं। ठीक है, और सूप कई तरह की कई चीजों को बनता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो गर्म सूप, सूप मतलब फटकने वाला सूप आप नहीं समझिएगा, जो हम लोग की तरफ फटकने में इस्तेमाल होता है कि सूप हुआ कहाँ हाई। ठीक है, तो गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या होता है कि पृष्ठ तनाव क्या काम करती है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, यानी जो सूप का पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम जाता है। और पृष्ठ तनाव जब कमेगा तो ज्यादा एरिया को क्या करेगा, फैलेगा, यानी पूरा ज्यादा जीभ पर फैल जाएगा। पृष्ठ तनाव उसका कम गया मतलब कि क्या हो गया, पतला हो गया, पतला हो गया तो पूरा जीभ पर फैल जाएगा। अब पूरा जीभ पर फैल जाएगा तो स्वाद को बढ़ा देगा, इसीलिए आप चटकार लेते हैं। समझ में आ गया, तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए
आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम नहीं देना है। अपस्रव तरंग की अगर बात बोलते हैं तो अपस्रव तरंग कौन कौन सा है देखिएगा, एक होता है अपस्रव, ठीक है, अभी हमने चला अपस्रव, इंफ्रासोनिक जिसको बोलते हैं, इंफ्रावेव बोलते हैं, इंफ्रावेव बोलते हैं। और एक होता है ऑडिबल, एक होता है ऑडिबल जिसको बोलते हैं श्रव, ठीक है, और एक होता है अपस्रव, ठीक है, अपस्रव। ये अपस्रव होता है, ये अल्ट्रावेव होता है, ठीक है, अल्ट्रावेव होता है। देखिएगा अगर अपस्रव की बात करते हैं तो अपस्रव 0 से 20 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होती है ना वो अपस्रव में आता है। ये 20 हर्ट्ज से लेकर के कहां तक, तो कहिए कि 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, और ये 20,000 हर्ट्ज से कहां तक ये अधिक होता है, ठीक है। चलिए तो सिंपल बात है, अब इसमें क्या हम टाइम दें। अपस्रव तरंगों की आवृत्ति, अपस्रव तरंगों ये वाला 20 हर्ट्ज से कम, तो 40 हर्ट्ज से ज्यादा है, 40 हर्ट्ज से कम है, ये 20 हर्ट्ज से कम बोल रहा है, तो इसमें ही हो जाएगा। ये 40 हर्ट्ज से अधिक नहीं, 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। देखिएगा विद्युत मोटर की अगर बात करते हैं, विद्युत मोटर बोला गया है, ठीक है ना, विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जानते हैं विद्युत ऊर्जा को, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, तो कहिए कि ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगर बोल देगा कि डायनेमो, ठीक है, ये डायनेमो, तो डायनेमो क्या होगा, डायनेमो, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, डायनेमो क्या हो जाएगा, तो यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा, तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को समझते चलना है। चलिए आगे क्या बोला गया, ऑप्शन पर चलते हैं। विद्युत मोटर किसमें, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है, तो सितार। चलिए सितार, बीना वगैरह ये सब जो आप देख रहे हैं नहीं, विद्युत ऊर्जा को किसमें, प्रकाश ऊर्जा में, तो प्रकाश ऊर्जा में ये विद्युत बल बदलेगा ना जी, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत बल बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यस, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और डायनेमो की अगर बात करते हैं तो ये डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये क्या थे, भौतिक शास्त्री थे। ये एक फार्मूला का खोज किए थे, E बराबर mc², ठीक है, तो समझिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम का प्रकाश वेग क्या होता है। देखिएगा भैया ताप या तो आप बढ़ाइए या तो आप ताप क्या कीजिए, घटाइए, ठीक है ना। जो प्रकाश, तो उस माध्यम में प्रकाश का, तो प्रकाश पर जानते हैं कोनो इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसी तरह आपको प्रकाश बन जाना है, ठीक है ना। कितनों नीपा पोती करके आए, कितनों एकदम चेहरा पे नीपा पोती करके आए, एकदम भटकना नहीं है, कोई प्रभाव आप पे नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए, एकदम अखंड सिंगल, तभी आपको सिलेक्शन होगा। समझ में आया, तो नहीं तो फिर उन्होंने रूसा फुली वाला काम चालू रखिएगा तो कैसे होगा काम, उधर इधर भी टाइम देना है, उधर भी टाइम देना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन नंबर 3। क्या बोला गया, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। अभी हमने देखा डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो कहा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 2 पे है, ठीक है ना। तो चलिए अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला गया है कि गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ाई जाती है। हल्का सा क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन है ये, किसका, तो जिंक का, ठीक है, तो जिंक का यानी किसका, तो जस्ता का क्या किया जाता है, परत चढ़ाया जाता है। तो ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये सब हल्का क्वेश्चन लॉलीपॉप दे दिया जाता है कभी कभी। तो उम्मीद है कि आपको आज थोड़ा सा लंबा काफी ज्यादा वीडियो होगा क्योंकि क्वेश्चन की संख्या काफी ज्यादा था। तो हमने अच्छा तरीके से क्या किया है, आपको समझाने का कोशिश किया है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपका कमेंट का इंतजार रहता है। लेकिन पता नहीं कुछ लोग पता नहीं क्या समझ के कुछ बताते नहीं हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता होगा तो भी बताइएगा, अगर ना अच्छा लगता होगा तो भी बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ खराबियां होगी, खामियां होगी तब हम उसमें जरूर सुधार कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना के साथ साथ में उनका भी ख्याल रखिए, समझ गए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।